हेलो व्यूअर्स, कैरियर कुछ 360 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सूर्यांश चौहान और आज डेट है 24 अप्रैल 2020। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर्स से कौन से सवाल बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है आपके मोहन राय, रो खन्ना, अर्पणा माथुर और सुदर्शनम बाबू। राइट आंसर है सुदर्शनम बाबू। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सुदर्शनम बाबू को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है और यह सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय अमेरिकी होंगे। सुदर्शनम को एडवांस्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकल मेट्रोलॉजी और कंप्यूटेशनल मटेरियल्स मॉडलिंग में 21 साल का अनुभव है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सामग्री विज्ञान और धातु विज्ञान में पीएचडी किया है और वर्तमान में इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ब्रेडसेन सेंटर के निदेशक हैं। साथ ही ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी गवर्नर के उन्नत विनिर्माण के अध्यक्ष भी हैं। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं अगले सवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो इसका आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राज्य के लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग के सभी सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर विशेषज्ञ तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नगरीय प्रशासन के सभी सफाई कर्मचारियों आदि को भी शामिल किया गया है। योजना के अनुसार यदि कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आयु एवं साथी सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है आपका राजस्थान। इस ऐप के द्वारा जरूरतमंद व्यक्ति घर बैठे अपनी आवश्यकता अनुसार दवाई मंगा सकता है और चिकित्सक परामर्श ले सकेंगे। लोग घर बैठे ही डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। इस ऐप पर व्यक्ति अपना मेडिकल रिकॉर्ड भी दर्ज कर सकता है। इस ऐप के द्वारा डॉक्टर परामर्श देंगे एवं दवाई का पर्चा भी ऑनलाइन आपके फ़ोन पर उपलब्ध होगा। तो इस ऐप पर यूज़ कैसे करेंगे? हम इस ऐप पर अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में जब किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो वो उसमें ऑप्शन में जा करके अपनी परेशानी बताएगा। उसके बाद में डॉक्टर आपको कॉल करेंगे, आपकी परेशानी जानेंगे और उसके बाद में आपको दवाई का पर्चा भी उसी में आपको सेंड कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप मेडिसिन अपनी मंगा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। अभी हाल ही में मैंने डेली के डेली कुछ ना कुछ ऐसे सारे दिवस में बता रहा हूँ, उन सबको आप एक सीक्वेंस में नोट कर लीजिएगा और मैं टेलीग्राम पे भी ये अपना दे दूंगा पूरे डिस्क्रिप्शन में। अप्रैल के जितने भी सारे डे हैं 1 से लेकर 31 तक, जितने भी दिन जो दिन मनाए जाते हैं वो सारे मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। वर्ल्ड बुक डे। इस दिवस का औपचारिक शुभारंभ 23 अप्रैल 1995 को हुआ था। इसकी नींव तो 1923 में स्पेन में पुस्तक विक्रेताओं द्वारा प्रसिद्ध लेखक मिगुएल डी सर्वेंटीस को सम्मानित करने हेतु आयोजन के समय ही रख दी गई थी। उनका देहांत भी 23 अप्रैल को ही हुआ था। विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस इनहेंस बुक रीडिंग हैबिट्स के एकमात्र महत्वपूर्ण उद्देश्य से प्रेरित हैं। इसके माध्यम से इस प्रवृत्ति को विशेषकर बच्चों में प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में 100 देशों में लाखों नागरिक, सैकड़ों स्वयंसेवी संगठन, शैक्षणिक सार्वजनिक संस्थाएं, व्यावसायिक समूह तथा निजी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। इस पृष्ठभूमि तथा वर्तमान सामाजिक एवं शैक्षणिक वातावरण के परिणाम स्वरूप विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस का ऐतिहासिक महत्व हो गया है। अगला सवाल। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? पुलेला गोपीचंद, सौरभ वर्मा, अजय जयराम, प्रणय कुमार। इन चारों के नाम आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। चारों के चारों बैडमिंटन से रिलेटेड हैं और इसका सही आंसर है आपका पुलेला गोपीचंद। ये पुलेला गोपीचंद का फोटो
यह कार्यक्रम 3 सप्ताह तक हफ्ते में 5 दिन चलेगा और इस दौरान संपूर्ण कोर्स को 39 विषयों में बांटा गया है। इस ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों को शीर्ष स्तर के कोचों से विस्तार से सीखने का मौका मिलेगा। पहले सत्र में कोच पुलेला गोपीचंद के अतिरिक्त 2 विदेशी कोच भी मौजूद थे। खेल विशेषज्ञों के अनुसार यह बेहतरीन मंच है जिसके जरिए विदेशी कोचों का अनुभव प्रत्येक स्तर पर भारतीय प्रशिक्षकों तक पहुंच सकेगा और उनके कौशल में वृद्धि होगी। और ये प्रोग्राम कब तक चलेगा? 8 मई तक, 3 सप्ताह के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की? राइट आंसर इज गुजरात। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तहत खूब सारा पानी इकट्ठा किया गया है। इस योजना को राज्य सरकार, पंचायत और एनजीओ के सहयोग से चलाया जा रहा है। जल संचय अभियान के तहत बनाए गए जलाशय में बारिश के चलते लबालब पानी भर गया है। गुजरात में पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों में पेयजल और सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिए शुरू किया गया यह अभियान है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने बताया कि इस अभियान के तहत जल भंडारण क्षमता 23,553 लाख क्यूबिक फीट बढ़ गई है। गुजरात के गवर्नर कौन है? मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला सवाल, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2000 में भारत में कौन से स्थान पर है? 142वें स्थान पर है भारत। ये आरएसएफ ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। फर्स्ट पोजीशन पे है नॉर्वे, सेकंड फिनलैंड, थर्ड डेनमार्क और अपना इंडिया है 142 और लास्ट है नॉर्थ कोरिया 180। हाल ही में जारी रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स के वार्षिक विश्लेषण के अनुसार वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों के समूह में भारत 2 स्थान नीचे उतरकर 142वें स्थान पर आया है। नॉर्वे लगातार चौथे साल लिस्ट में सबसे ऊपर है और नॉर्थ कोरिया अंतिम स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 ने कहा कि 2018 में भारत में 6 पत्रकारों की हत्या हुई थी। हालांकि 2019 में किसी भी भारतीय पत्रकार की हत्या नहीं हुई है और फिलहाल अभी भारत में मीडिया सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस जियो और आईबीएम। विप्रो, इन्फोसिस और आईबीएम आईटी कंपनी है, तो इसका आंसर है रिलायंस जियो। लोकप्रिय सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक रिलायंस जियो के साथ मिलकर मल्टी फंक्शनल सुपर ऐप डेवलप कर रहे हैं। इस ऐप के जरिए यूजर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, गेमिंग, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग समेत कई फीचर्स का आनंद ले सकेंगे। फेसबुक ने 22 अप्रैल 2020 को जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% की हिस्सेदारी के लिए 43,574 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस बड़ी डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी बन गई है। जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। जियो और फेसबुक के बीच तालमेल से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। हालांकि जियो ने काफ़ी मदद करी है डिजिटल इंडिया बनाने में भारत को। अगला सवाल, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती है? चार्ल्स लेक्लर, जोवाक हैमिल्टन, बोटास ब्यूरी, जॉर्ज रसेल। चार्ल्स लेक्लर, राइट आंसर है चार्ल्स लेक्लर। और जॉर्ज रसेल इसमें 3rd पोजीशन पे थे। ओके, चार्ल्स लेक्लर एक मोनेगास्क रेसिंग ड्राइवर हैं जो वर्तमान में फरारी के लिए फॉर्मूला 1 में ड्राइविंग कर रहे हैं। लेक्लर ने 2016 में GP3 सीरीज चैंपियनशिप और 2017 में FIA फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप जीती है। लेक्लर ने 2018 में अपनी फॉर्मूला 1 की शुरुआत फरारी से जुड़ी टीम सॉबर के लिए की थी। अगला सवाल, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में ई संजीवनी OPD लॉन्च किया है। ई संजीवनी OPD ऐप ही है जो हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। उसी की तरह है जो अभी मैंने एक पिछला क्वेश्चन बताया है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह ये भी ऐप उसी तरह से काम करता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई संजीवनी OPD का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
जिसके माध्यम से पूरे राज्य में विभिन्न मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक सभी कार्य दिवसों में मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श और सामान्य स्वास्थ्य सलाह लोगों को प्रदान की जाएगी। अगला सवाल, उस भारतीय संस्थान का नाम बताइए जिसने मैग्नेटिक रैम विकसित की है जो हायर डाटा स्टोरेज एंड फास्टर कंप्यूटेशन को सक्षम बनाता है। आईआईटी मंडी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। तो इसका राइट आंसर है आईआईटी मंडी। और अभी पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताया था, आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने एक कुछ बनाया है, वो आप नाम मुझे बताएंगे कमेंट करके। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो आईआईटी रोपड़ में क्या विकसित हुआ है उसका आप मुझे जवाब कमेंट में जरूर बताएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी टीम ने स्प्रिटोनिक तकनीक का उपयोग करते हुए चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम विकसित की है जो मौजूदा डेटा स्टोरेज प्रौद्योगिकी की तुलना में कम मात्रा में अधिक जानकारी संग्रहित करने में अधिक ऊर्जा कुशल और सक्षम है। आईआईटी टीम द्वारा किए गए शोध को IEEE लेनदेन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर प्रकाशित किया गया है जो एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है। इस रैम का एक महत्वपूर्ण कार्य जो है वो ये भी है कि यूजुअली जो अपनी रैम होती हैं सिस्टम बंद होने पर या फिर किसी भी तरह से सिस्टम किसी भी प्रकार से बंद हो जाता है, या तो लाइट चली जाए या फिर शट डाउन हो जाए, उसके बाद में जो रैम में डेटा स्टोरेज होता है, डेटा स्टोर होता है, वो गायब हो जाता है। लेकिन इस रैम में ये खासियत है कि आपका डेटा स्टोर रहेगा। ओके, अगला सवाल, किस नगर निगम ने होम क्वारंटीन्ड लोगों पर नज़र रखने के लिए संयम मोबाइल ऐप विकसित किया है? आजकल ऐप बहुत ज़्यादा विकसित हो रहे हैं, तो आप एक लिस्ट बना लीजिएगा कि ऐप कौन सा ऐप विकसित किया है और क्यों विकसित हुआ है, उसका पर्पज़ क्या है और किसके द्वारा विकसित किया गया है। ये आप एक लिस्ट बना लीजिएगा। अगले आने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में इनका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं इनसे रिलेटेड, और नॉर्मली एक दो अगर करंट अफेयर्स में आता तो ऐप से कोई रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर है आपका पुणे नगर निगम। जो लोग हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से लौटे हैं और जो कोरोना वायरस कोविड-19 के इलाज के बाद जिनको छुट्टी मिल चुकी है, उन लोगों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पुणे नगर निगम ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संयम नामक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। इन लोगों की देखरेख करने के लिए कि ये अपने घरों से कहीं बाहर ना चले जाएं, होम क्वारंटाइन रहें। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें 14 दिन का, और जो भी लोग अपना इलाज, जैसे किसी को कोरोना वायरस हो गया और उसका इलाज में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसके बाद में भी उन लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाता है। उनसे बाहर निकलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया जाता है। ओके, अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में बिजली के उत्पादन के मामले में भारत की 2019 में रैंक क्या थी? तो इसका राइट आंसर है 3, थर्ड रैंक थी इसकी। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 2019 में प्रकाशित नवीनतम प्रमुख विश्व ऊर्जा आंकड़ों के अनुसार भारतीय दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और यह 2017 में प्रति व्यक्ति खपत के मामले में 106वें स्थान पर है। यह लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा गया था। ओके, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ IMMA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका राकेश शर्मा। ये राकेश शर्मा का फोटो, और IMMA की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा को 2 साल के जनादेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IMMA वैश्विक स्तर पर संचालित 2 पहिया वाहनों के विनिर्माण उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला सवाल, अगला अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज का, हाल ही में सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर कितने साल की सजा हो सकती है? कल के न्यूज़पेपर में आपने हेडलाइंस में देखा होगा, ये 7 साल की सजा। केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल को स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश लेकर आई है। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल तक की जेल काटनी पड़ सकती है। यह अध्यादेश 1 दशक पुराने महामारी कानून में संशोधन कर लाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अध्यादेश के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करना
संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। अध्यादेश के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने के मामलों में 30 दिन के भीतर जांच पूरी होनी चाहिए और ऐसे मामलों में 1 साल के अंदर फैसला आ जाना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने एक दिन पहले ही केंद्र सरकार से स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द कानून लाने की मांग की थी। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा ये कि इन्होंने एक लेटर जारी किया था, उस पर IMA के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने लिखा था उसमें कि अगर जल्द से जल्द कोई कानून नहीं लागू किया गया तो वो 23 अप्रैल को काला दिवस मनाएंगे और उस दिन काम नहीं करेंगे और अपने हाथ में काला पट्टी बांध करके काम करेंगे। हाल ही में कई जगहों पर डॉक्टर्स व नर्सों पर हमले हुए थे, जिसके बाद डॉक्टर्स ने 23 अप्रैल को काला दिवस मनाने और सांकेतिक विरोध करने की चेतावनी दी थी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने IMA के प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा का भरोसा देने के बाद डॉक्टर्स ने विरोध करने का वापस फैसला ले लिया था। बता दूं आपको कि सुबह ही बात करी थी अमित शाह ने और उसके कुछ घंटों बाद ही ये अध्यादेश जारी हो गया। ओके, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अपने इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में। ओके, तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके अपने शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें करियर कोर्स 360। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम, कहीं पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा तुरंत। ओके, धन्यवाद।